हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए एकदम लगन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में आपका नेट का एग्जाम और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो है संभावित है। आपको पता है हम और आप मिलकर के प्रतिदिन इसी समय अपने प्रैक्टिस सेशन को जो है जारी करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेशन को कवर किया है। आज 11वां प्रैक्टिस सेशन है। तो चलिए हम और आप मिल करके आज के प्रैक्टिस सेशन की प्रैक्टिस सेशन की जो श्रृंखला है उसके पहले प्रश्न को आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो लिया गया है बेटा, वो जो है टेक्सटाइल से लिया गया है। क्वेश्चन है कि नायलॉन छाछड़ के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब 4 रसायन के नाम आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा रसायन है जिसका उपयोग नायलॉन छाछड़ निर्माण के समय किया जाता है। पहला है इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा है एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन, तीसरा है कैप्रोलैक्टम, चौथा है एडिपिक एसिड। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा है कि नायलॉन क्या होता है, तो हमने बताया था आप लोगों को नायलॉन एक कृत्रिम रेशा होता है जिसे वॉश एंड वियर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे जीवन सुलभ रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहेंगे मैम, जीवन सुलभ रेशा कहा जाता है। इसके साथ साथ जब रेयान निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए, ठीक, तो रेयान कितने प्रकार से रेयान बनाने की 6 विधियां होती हैं। उन विधियों में से जो 2 प्रमुख विधियां होती हैं, पहली विधि का नाम है नायलॉन 6.6 या नायलॉन छाछड़ जिसे कहते हैं। ठीक, तो नायलॉन छाछड़ विधि का ही आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी विधि जो होती है वो नायलॉन 6 विधि होती है। ठीक बेटा, पहली विधि कौन सी कहेंगे, नायलॉन 6.6 या 6.6। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, नायलॉन 6, ओनली 6। ठीक बेटा, तो जो पहली विधि है वही आपसे पूछा जा रहा है कि नायलॉन 66 या 6.6 जो मेथड है उसमें किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो उस केमिकल का नाम क्या है बेटा, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन एसिड। ठीक है, एडिपिक अम्ल और किसका, हेक्सामिथाइलिन का उपयोग किया जाता है। जबकि जो नायलॉन 6 का निर्माण किया जाता है, किसका कहेंगे मैम, नायलॉन 6 का निर्माण किया जाता है, उसके निर्माण के लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिले। पहला, नायलॉन छाछड़ बनाने की विधि 2 होती है, मुख्य विधि नायलॉन 6.6 नायलॉन 6। तो नायलॉन छाछड़ के लिए एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन, जबकि नायलॉन 6 के लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिस्टर का निर्माण किस कताई के द्वारा होता है। पॉलिस्टर क्या है पहले इसे जानते हैं, फिर कताई की विधियों के बारे में हम आपको बताते हैं। पॉलिस्टर क्या है बेटा, तो हमने आपको बताया जिस प्रकार से नायलॉन कैसा रेशा है, कहेंगे मैम कृत्रिम रेशा है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा पॉलिस्टर होता है वो भी कैसा रेशा है, कहेंगे मैम पॉलिस्टर भी एक कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है, इसको थर्मोप्लास्टिक फाइबर की संज्ञा दी गई। किसकी कहेंगे मैम, थर्मोप्लास्टिक फाइबर की संज्ञा दी गई है। और इसका जो निर्माण विधि है, इसका जो बनाने का जो मेथड होता है वो कौन सी कताई होती है बेटा, कहेंगे मैम पिघली कताई होती है, मेल्ट स्पिनिंग होती है, पिघली कताई होती है। क्योंकि पिघली कताई के माध्यम से क्या होता है, हम पॉलिस्टर का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो मेल्ट स्पिनिंग या पिघली कताई से क्या बनाया जाता है, कहेंगे मैम पॉलिस्टर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर कौन सा है। ठीक, यानी कि पहले हम जानते हैं फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर जो फाइबर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक बेटा, प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर प्राप्त होने वाले रेशे को प्राकृतिक रेशा और दूसरे को कृत्रिम रेशे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, दूसरे को क्या कहा गया है, कृत्रिम रेशा कहा गया है। प्राकृतिक में आपके जो आते हैं वो तने वाले आ जाएंगे, तना है, बीज वाले हैं और पत्ती
पत्तियों वाले रेशे आ जाते हैं। ठीक है, पत्तियों वाले रेशे आ जाते हैं। और कृत्रिम में क्या क्या आता है, तो कहेंगे मैम कृत्रिम में जो है एक केवल रसायन के द्वारा, दूसरा क्या है जो प्राकृतिक प्लस रसायन के द्वारा मिला करके बनाए जाते हैं। प्राकृतिक प्लस रसायनों के संयोग से जिनका निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेचुरल फाइबर ओनली किसकी बात कर रहा है बेटा, कहेंगे मैम ओनली प्राकृतिक रेशों की बात की जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि केवल प्राकृतिक रेशों के समूहों में से सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर या नेचुरल फाइबर किसे कहा जाता है। तो सबसे मजबूत कौन सा होता है बेटा, तो कहेंगे मैम सबसे मजबूत जो प्राकृतिक फाइबर होता है वो कौन सा होता है, सिल्क होता है, जिसको हम रेशम का नाम देते हैं। ठीक है, रेशम का नाम देते हैं। इस रेशम को जो है, इस रेशम की जो निर्माण विधि होती है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कहेंगे मैम सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कपास जो है वो बीज वाला रेशा होता है। ठीक, कपास क्या है, कपास और कपोस बीज वाला रेशा होता है, जबकि सिल्क और ऊन दोनों क्या है, ये दोनों कैसे रहते हैं, कहेंगे मैम प्रोटीन फाइबर हैं या प्राकृतिक प्रोटीन रेशे माने जाते हैं। जूट क्या है, कहेंगे मैम जूट को गोल्डन फाइबर की संज्ञा दी गई है ना, किसकी, कहेंगे मैम गोल्डन फाइबर की संज्ञा किसको दी गई है, जूट को दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सूती कपड़ों की स्क्वायरिंग का माध्यम क्या है। ठीक है, पहला है क्षारीय माध्यम, पहला है अम्लीय माध्यम, दूसरा है क्षारीय माध्यम, और जो तीसरी विधि है वो क्या है, कहेंगे उदासीन यानी न्यूट्रल मीडियम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं बेटा स्काउरिंग क्या होती है। स्काउरिंग क्या है, तो कहेंगे मैम स्काउरिंग एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से किसको साफ किया जाएगा, कहेंगे इनके माध्यम से फाइबर्स को या रेशों को क्लीन किया जाता है। ठीक है, क्लीन किया जाता है। स्काउरिंग का उपयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है, तो कहेंगे ज्यादातर ऊनी रेशों के लिए स्काउरिंग का उपयोग किया जाता है। बट पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जो स्काउरिंग का मीडियम है, स्काउरिंग का माध्यम है, क्लीन करने की एक विधि का माध्यम स्काउरिंग है, उसका उपयोग यदि हम किस पे कर रहे हैं, सूती कपड़ों पे कर रहे हैं, कॉटन फाइबर पे कर रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार का मीडियम उपयोग में लाया जाएगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जब सूती कपड़ों की बात आएगी तो सूती कपड़ों के लिए किस कौन सा माध्यम, कहेंगे मैम क्षारीय माध्यम होगा, जबकि ऊनी और सिल्क के लिए कैसा माध्यम, अम्लीय माध्यम होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऊनी कपड़ा और हमारा रेशम होता है ये अम्ल से अप्रभावित होते हैं। ठीक है, किससे, कहेंगे मैम अम्लीय माध्यम से, अम्ल से अप्रभावित हैं, जबकि हमारा जो कॉटन होता है वो कैसा होता है, वो क्षार से कम प्रभावित होता है बट अम्ल से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, क्षार से कम और अम्ल से अधिक प्रभावित होता है, इसीलिए इसकी स्काउरिंग करते समय किसका उपयोग करेंगे, कहेंगे मैम क्षारीय माध्यम का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिकेटाइजिंग परिसज्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे 4 वस्त्रों के नाम या कह सकते हैं 4 रेशों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिकेटाइजिंग परिसज्जा होती है उस डिकेटाइजिंग परिसज्जा में इनमें से किस रेशों पर डिकेटाइजिंग फिनिशिंग का उपयोग किया जाएगा। पहला है सिल्क पर, दूसरा ऊन पर, तीसरा जूट, चौथा नायलॉन। तो बेटा डिकेटाइजिंग क्या है, डिकेटाइजिंग एक फिनिशिंग करने का तरीका है, जिसका कहेंगे मैम फिनिशिंग का मेथड है, फिनिशिंग की विधि है, जिसका उपयोग किस पर किया जाता है, तो कहेंगे मैम इसका उपयोग हमेशा ऊनी रेशों पर किया जाता है। किस पर, कहेंगे मैम हमेशा इसका उपयोग ऊनी रेशों पर किया जाता है, सिल्क पर, जूट पर, नायलॉन पर इस विधि का उपयोग या इस परिसज्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पॉलिस्टर की साइजिंग या सीजिंग की जाती है। पॉलिस्टर रेशा भी हमने बताया आपको एक कृत्रिम रेशा होता है, ठीक, मैन मेड फाइबर है। तो पॉलिस्टर की सीजिंग की जाती है, क्यों की जाती है, सीजिंग क्या है, तो कहेंगे मैम सीजिंग एक परिसज्जा है। क्या है, परिसज्जा है जो वस्त्रों पर प्रयोग की जाती है। तो बात हो रही है पॉलिस्टर के रेशों पर। तो पॉलिस्टर के रेशों के लिए जो सीजिंग का उपयोग हम करते हैं बच्चा, वो किस लिए, चमक को घटाने के लिए, क्योंकि आपको पता है
पॉलिस्टर कृत्रिम रेशा होता है तथा इस पर कैसी होती है, इस पर अत्यधिक चमक पाई जाती है, तो उस चमक को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, सीजिंग फिनिशिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ्लाटॉक्सिन सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि टॉक्सिन का अर्थ होता है विष। ठीक है, एफ्ला विष है, वो कहाँ पर उत्पादित होता है, तो बता दे बेटा, एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे अनाजों पर, किस पर, अनाजों पर उगने वाली फफूंदी होती है। ठीक है, जिसको हम फंगस कह सकते हैं, अनाजों पर उगने वाली फंगस होती है या फफूंदी होती है। और ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है, कहेंगे ये सबसे ज्यादा मूंगफली पर देखी जाती है या मूंगफली वाले समूह को प्रभावित करती है। और यदि एफ्लाटॉक्सिन का सेवन मानव कर ले तो उसका सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। अर्थात यदि एफ्लाटॉक्सिन का उपयोग लगातार करते रहे तो मानव का जो लीवर होता है वो कैसा हो जाएगा, मानव का लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी यूनिट से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मानव की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। पहला है एफ्लाटॉक्सिन, दूसरा माइकोटॉक्सिन, तीसरा है विब्रियो, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन तो मैंने अभी आपको बताया है कि एफ्लाटॉक्सिन क्या है, फंगस समूह का होता है, अनाजों पर उगता है। उसी प्रकार से माइकोटॉक्सिन जो होता है बेटा, ये भी उसी ग्रुप का है, उसी फंगस ग्रुप का है। और ये क्या करता है, एफ्ला जहां पर हमें हमारे लीवर को प्रभावित कर रहा है, किसको, लीवर को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से माइकोटॉक्सिन क्या करता है, मानव के प्रजनन क्षमता को कम कर देता है, मानव के प्रजनन क्षमता को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। स्पर्म और ओज, जो हमारा स्पर्म और ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की क्रिया होती है उसमें रिटायर्डेशन कर देता है, अर्थात कमी कर देता है। और इस प्रकार से जो मानव की प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक, विब्रियो कॉलरा से क्या होता है, कहेंगे विब्रियो कॉलरी से कॉलरा नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम साधारण भाषा में हैजा का नाम देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आमाशय और आंत के सूजन का कारण हो सकता है। चार ग्रुप आपके, चार जो है बैक्टीरिया समूह आपके सामने दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया का समूह है जो क्या कारण बन सकता है बेटा, कहेंगे आमाशय का और आंत के सूजन का कारण बन सकता है। ठीक है, आमाशय और आंत के सूजन का कारण विब्रियो कॉलरा या विब्रियो कॉलरी, दूसरा कैंपेलोबैक्टर, तीसरा साल्मोनेला, चौथा लिस्टीरिया। ठीक है बेटा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कैंपेलोबैक्टर जैजूनी। ठीक है, जैजूनी जो होता है, कैंपेलोबैक्टर जैजूनी जो होता है वो क्या करता है, हमारे आंत का सूजन और आमाशय के सूजन का कारण बनता है। जबकि जो विब्रियो कॉलरा होता है, विब्रियो कॉलरी होती है, किसका कारण बनती है, वो कॉलरा का कारण बनती है, हैजा का कारण बनती है। साल्मोनेला से, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से क्या हो जाएगा, कहेंगे मैम टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। जबकि आमाशय और आंत के सूजन का कारण कैंपेलोबैक्टर जैजूनी बनता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक असमायोजन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो बालक, जो नवजात शिशु होता है, उसके सामाजिक समायोजन की संज्ञा किसे दी जाती है। आज उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा जो है मोड़ दिया है और आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है कि सामाजिक असमायोजन की संज्ञा दी जाती है। पहला है रोना, दूसरा है बबलिंग, तीसरा है स्माइलिंग यानी हंसना, चौथा है चलना। ठीक है, तो रोना क्या है बेटा, रोना प्रदर्शित करता है बालक रो करके कि जो हमारा वातावरण है, जो इन्वायरमेंटल मुझे मिला है जन्म के बाद, उसमें उसका समायोजन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो रोना क्या है, रोना एक प्रतीक होता है किसका, सामाजिक असमायोजन का। ठीक है, बबलिंग और स्माइलिंग, स्माइलिंग दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। एक जो होता है सार्वभौमिक, दूसरी होती है सोशल, है ना। पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, तो आज आप लोगों का समय हम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्यूरिंग एजेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है।
ठीक है। क्यूरिंग एजेंट क्या होता है, तो कहेंगे मैम क्यूरिंग एजेंट फूड प्रिजर्वेशन में उपयोग किया जाने वाला एक एजेंट होता है या एक रसायन होता है। कहाँ पर, कहेंगे मैम फूड प्रिजर्वेशन में, खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला रसायन होता है। और क्यूरिंग एजेंट का जो उपयोग होता है वो मीट प्रोडक्ट में, यानी कि मीट को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, मीट को संरक्षित करने के लिए या मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्यूरिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मिंग एजेंट डॉट डॉट है, यानी कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो क्या करता है, फार्मिंग एजेंट के रूप में हमारे खाद्य पदार्थों में या हमारे संरक्षित भोज्य पदार्थों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मिंग एजेंट होते क्या हैं। ठीक है बेटा, फार्मिंग एजेंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कहेंगे मोस्टली सब्जियों पर। वह सब्जियां जो कैसी होती हैं, जो स्टोरेज करते समय जो है वो नरम पड़ जाती है। ठीक है, तो फार्मिंग एजेंट का उपयोग उन सभी चीजों पर किया जाएगा जो है जब उनका भंडारण किया जाता है तो वो नरम पड़ जाती हैं, या फिर कह सकते हैं वो ढीली सब्जियां हो जाती हैं, तो उनका उपयोग, उनके लिए फार्मिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कैल्शियम सॉल्ट और एल्युमिनियम सॉल्ट का उपयोग किया जाता है, अर्थात कैल्शियम और एल्युमिनियम दोनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, फार्मिंग एजेंट क्या है, तो कहेंगे कड़ापन लाने के लिए, सब्जियों में कड़ापन लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक रसायन होता है या प्रिजर्वेटिव्स है, जिसका उपयोग कैल्शियम साल्ट के रूप में और एल्युमिनियम साल्ट के रूप में किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, दोनों वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों में MPR रेशियो से क्या निकाला जाता है। ठीक है, पहले हम जानते हैं MPR रेशियो होता क्या है। ठीक बेटा, खाद्य पदार्थों में जो प्रयोग होने वाला है MPR रेशियो, उसका मतलब क्या होता है पहले यह देखते हैं। ठीक, तो M का अर्थ होता है मॉइस्चर। क्या होता है बेटा, कहेंगे मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर। दूसरा P का अर्थ होता है प्रोटीन। ठीक, P बराबर क्या होगा, कहेंगे मैम P इक्वल टू प्रोटीन। ठीक है, और रेशियो का मतलब होता है दोनों का एवरेज। ठीक है, तो पूछ रहा है खाद्य पदार्थों में MPR रेशियो से निकाला जाता है नमी और प्रोटीन की कुल मात्रा। ठीक बेटा, इसकी मात्रा कहेंगे MPR से नमी, खाद्य पदार्थों में नमी तथा प्रोटीन की टोटल अमाउंट, टोटल मात्रा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स यार्न बना होता है। पहला ऑप्शन है बेस यार्न से, यानी कि बेसिक या प्राथमिक धागों से, दूसरा है इफेक्ट यार्न से, तीसरा है बाइंडर यार्न से, और चौथा है सभी से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है मिश्रित धागों से बनी हुई, मिश्रित रेशों से बना हुआ धागा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स यार्न बेस धागा, इफेक्ट धागा और बाइंडर धागा, अर्थात इन सभी को मिला करके हम किसका निर्माण करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स यार्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स यार्न किससे बनता है बेटा, कहेंगे मैम बेस यार्न से, इफेक्ट यार्न से और बाइंडर यार्न से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, इस पर हम विस्तृत क्लास लाएंगे आगे आने वाले दिनों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक स्वयं से कपड़े पहनना और उतारने की क्रिया कब सीख जाता है। ठीक है, बालक स्वयं से कपड़े पहनना और उतारने की क्रिया, जो बालक के कह सकते हैं क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, बालक के अंदर जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उससे संबंधित है, वह क्रिया वह कब सीख जाता है। पहला 1.5 से 3 वर्षों में, दूसरा है 5 से 7 वर्षों में, तीसरा है 3 से 4 वर्षों में, और चौथा है सभी। ठीक है, सॉरी 7 से 8 वर्षों में। ठीक बेटा, तो जो ये क्रियात्मक कौशल होता है बालक के अंदर, कपड़े पहनने और उतारने की क्रिया, ये बालक 1.5 से 3 वर्षों में पूर्ण रूप से सीख जाता है। कब सीखता कहेंगे, 1.5 से 3 वर्षों में सीख जाता है। जबकि 7 से 8 वर्षों में बालक क्या करता है, साइकिल चलाना सीख लेता है। ठीक है, साइकिल चलाना सीख लेता है, ये भी क्रियात्मक कौशल में आता है।
और 8 वर्ष के पूर्ण होने पर और लगभग 9 वर्ष के प्रारंभ होने पर बालक क्या होता है, ये स्विमिंग करने पर या कह सकते हैं तैराकी में निपुण हो जाता है। किसमें कहेंगे मैम, तैराकी में निपुण हो जाता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के नैतिक विकास को कानून रहित चरण कहा जाता है। 3 चरण आपके सामने है, एनोमी, हेट्रोनोमी और ऑटोनोमी। और आपसे पूछा जा रहा है कि पियाजे का जो सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की है, उसमें से कौन सा ऐसा चरण है जिसको नैतिक विकास का कौन सा ऐसा चरण जिसको कानून रहित चरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कहेंगे कानून रहित चरण कहा जाता है। तो पियाजे ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं या 3 भागों में बांटा है। पहले चरण को एनोमी, दूसरे को हेट्रोनोमी, तीसरे को ऑटोनोमी नाम दिया गया है। तथा जो हमारा एनोमी चरण होता है उस चरण को कानून रहित चरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, एनोमी को क्या कहा गया है, कहेंगे मैम कानून रहित, यानी कि कोई नियम नहीं, कोई रूल्स नहीं, कानून रहित चरण की संज्ञा एनोमी चरण को दी गई है। जबकि हेट्रोनोमी और ऑटोनोमी में ऐसी बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव कल्याण का उत्पाद किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मानव के कल्याण से संबंधित है। ये बाल विकास का क्वेश्चन है। पहला है बुद्धिमत्ता को, दूसरा है सृजनात्मकता को, तीसरा है आत्म केंद्रितता को, चौथा है व्यवहारिकता को। ठीक है, तो जो हमारा क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी जिसको हम रचनात्मकता या सृजनात्मकता कहते हैं बेटा, सृजनात्मकता अथवा क्या कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। तो सृजनात्मकता या रचनात्मकता को क्या कहा जाता है, मानव कल्याण का उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कहेंगे मैम मानव कल्याण का उत्पाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मकता की विशेषता क्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बालक क्रिएटिव है, बालक के अंदर रचनात्मकता का विकास हो चुका है, उस रचनात्मकता का विकास नहीं हुआ है, इसकी कौन सी ऐसी विशेषता है। पहला है जिज्ञासु प्रवृत्ति का है बालक, अचिंतनीय है, दूसरा है मानसिक खेलों में संलग्न रहता है, चौथा है अमानवीय व्यवहार, चौथा है मौलिकता और तीसरा है अमानवीय व्यवहार। तो बेटा जो बालक के रचनात्मकता की विशेषताओं की बात करें तो बालक जिज्ञासु हो जाता है, चिंतनशील हो जाता है, मानसिक खेलों में परिपक्व हो जाता है और मौलिकता उसके आधार में, यानी मौलिकता धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप्ड होती है। जबकि वह मानवीय या मापनीय व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, कहेंगे मैम मापनीय व्यवहार करता है। उसके व्यवहारों को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। अमापनीय व्यवहार इसके जो है रचनात्मकता की विशेषताओं में नहीं आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुंग के अनुसार जो कम बोलते हैं, ऐसे बालक जो कहते हैं जो कम बोलते हैं तथा लज्जाशील होते हैं, ऐसे बालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो कम बोल रहे हैं और कैसे हैं, कहेंगे मैम वो लज्जाशील है, तो ऐसे बालक को क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू जुंग। ठीक बेटा, तो ऐसे बालक को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन है। ऐसे बालक को क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, जो लज्जाशील होते हैं तथा कम बोलते हैं, ऐसे बालक को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग कितनी राशि की शिकायत का निवारण करता है। पहला ऑप्शन है 10 करोड़ से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ तक, तीसरा है 1 करोड़ तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहा है बेटा, कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात कर रहा है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया कब कहेंगे मैम? 1986 में उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे पहली बार पारित किया गया। तो बात किसकी हो रही है कहेंगे मैम? राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय आयोग 2019 के संशोधन के तहत 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम की राशि पर अपना निवारण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में होता है। गैस्ट्रुलेशन क्या है? ये क्वेश्चन जब हमारा भ्रूण डेवलपमेंट होता है, ठीक, जब फिटस डेवलपमेंट होता है तो वहां से लिया गया है और पूछा जा रहा है कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है बेटा, तो गैस्ट्रुलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में जो भ्रूण होता है वो 3 भागों में 3 परतों में बढ़ जाता है। तो 3 क्रियाएं वहां पर होती है। पहला जो हमारा इनर और आउटर अंग होता है, यानी आंतरिक और बाह्य अंग होते हैं, उनका निर्माण होता है। रक्त का निर्माण होता है तथा तंत्रिका तंत्र का निर्माण हमारी जो है कोशिकाओं के द्वारा या 3 परतों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन क्या है कहेंगे? गैस्ट्रुलेशन फीटस की या भ्रूण की 3 परतों में विभाजित होने की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से अंग का निर्माण, हमारे रक्त का निर्माण और तंत्रिका तंत्र का निर्माण संभव हो पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशुओं में होने वाली क्रियाओं में क्या आता है? 4 क्रियाएं आपके सामने दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर जब वो पैदा होते हैं, जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनके अंदर ये सब क्रियाएं आती है। पहला रोना तो आपको पता है कि बालक का सबसे पहला रिफ्लेक्स प्राइमरी ही माना जाता है। ये क्या होता है? जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म से 3 मिनट के अंदर, कब कहेंगे मैम? जन्म से 3 मिनट के अंदर होना चाहिए ताकि बालक के फेफड़े में क्या हो? बालक के फेफड़े में ऑक्सीजन भर जाए और वो स्वतंत्र होकर के सांस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। दूसरा है सिंजिंग। सिंजिंग का मतलब होता है छींकना। ठीक है, तो आपको पता है कि बालक क्या करता है? जब छींकता है तो उसके नाक में भरे हुए श्लेष्मा बाहर आ जाते हैं और उसका जो नाक वाला मार्ग होता है वो साफ हो जाता है, उसका शोषण करने में उसे सुविधा होती है। तीसरा है यान। ठीक है, यान का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना। ठीक है, जम्हाई लेना। ठीक है, तो बालक प्रसव वेदना को सहने के बाद जब बाहर आता है उसके बाद क्या होता है? वो अंगड़ाई या जम्हाई लेता है, जिसको यान कहा जाता है। ये बालक की नवजात शिशुओं में होने वाले कुछ विभिन्न क्रियाएं होती हैं। अर्थात इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के कितने दिनों के बाद दांत का विकास होता है? ठीक है, गर्भावस्था में दांत के विकास का जो ड्यूरेशन होता है वही हमसे पूछा जा रहा है। पहला है 3 से 4 माह में, दूसरा है 5 से 7 माह में, तीसरा है 9 माह में, चौथा है जन्म के बाद। ठीक है बेटा, तो दांत के बनने की क्रिया होती है, आपने पढ़ा है कि जो दांत बनने की क्रिया होती है वो कब शुरू हो जाती है? कहेंगे ना गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है, परंतु दांत निकलने की जो क्रिया होती है वो कब होती है? जन्म के बाद होती है। ठीक है बेटा, तो गर्भावस्था में 3 से 4 माह बाद, ठीक है, 3 से 4 माह के अंत में क्या होता है? दांत या जबड़ों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जबकि जो दांत निकलते हैं वो जन्म के बाद निकलते हैं, परंतु इनका विकास जो होता है वो गर्भावस्था के 3 से 4 माह के अंत तक हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ठीक है, डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम बेटा 1975 में, कब कहेंगे? 1975 में रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस से बचाव हेतु चलाया गया। इसमें बालकों की डायरिया के कारण मृत्यु दर बढ़ गई थी। मृत्यु दर को रोकने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया कहेंगे मैम? 1975 में डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है पीपो समूह का फल माना जाता है। ठीक है, खरबूज, नींबू, अनार, सहतूत, 4 समूह आपके सामने 4 फलों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीपो ग्रुप होता है, फ्रूट पीपो ग्रुप होता है, उस समूह का फल किसे माना जाता है। ठीक है, तो जो पीपो समूह का फल होता है बेटा कौन सा होता है, कहेंगे मैम खरबूज होता है। कौन सा होता है, कहेंगे खरबूज होता है, खीरा होता है और ककड़ी होती है। कौन कौन से, कहेंगे मैम खीरा, ककड़ी और खरबूज पीपो ग्रुप के होते हैं, जबकि जो नींबू है, संतरा है और मौसमी है। ठीक है, नींबू, संतरा और मौसमी जो होता है ये किस ग्रुप का, कहेंगे हेस्पेरिडियम ग्रुप का माना जाता है। हेस्पेरिडियम ग्रुप का माना जाता है, जबकि जो हमारा अनार होता है वो बेलेस्टा ग्रुप का माना जाता है। ठीक है, बेलेस्टा समूह का फल माना जाता है। ठीक बेटा, आए समझ में। तो आगे बात करें, खरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, खीरा, ककड़ी क्या है, पीपो समूह के, और नींबू, संतरा, मौसमी हेस्पेरिडियम के, अनार वेलेस्टा के। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूध में खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, यानी कि यदि दूध की 1 लीटर की मात्रा ले ली जाए तो दूध में मिनरल कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ मिनरल कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है 0.7%, दूसरा है 0.6%, तीसरा है 0.8% और चौथा ऑप्शन है 0.9%। ठीक है बेटा, तो दूध में कुल खनिज लवण की मात्रा जो होती है बेटा वो 0.7% पाई जाती है। कितनी, कहेंगे मैम 0.7% खनिज लवणों की मात्रा हमारे दूध में देखी जाती है या पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम अखरोट से कितनी कैलोरी मिलती है। अखरोट क्या है, कहेंगे मैम अखरोट नट समूह का ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, अखरोट जो होता है वसा से और कैलोरी रिच माना जाता है, वसा और कैलोरी परिपूर्ण माना जाता है, तथा 100 ग्राम अखरोट के सेवन से 650 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी, कहेंगे मैम 650 कैलोरी प्राप्त होती है 100 ग्राम अखरोट के सेवन से। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर के स्थान पर मिठास के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहेंगे क्या है ये, कहेंगे ये कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थों की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कृत्रिम मिठास को उत्पन्न करने के लिए यानी कि शक्कर के स्थान पर जो हम स्वीटनर का उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा होता है। पहला है सेक्रीन, दूसरा है सोडियम सेक्लामेट, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। ठीक है, तो कृत्रिम स्वीटनर किसे माना जाता है, सेक्रीन को, तथा किसे माना जाता है बेटा, कहेंगे मैम सोडियम सेक्लामेट को कृत्रिम स्वीटनर माने जाते हैं या सिंथेटिक स्वीटनर माना जाता है। अर्थात इस प्रकार से दोनों वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो शक्कर के स्थान पर जो हम सिंथेटिक स्वीटनर का उपयोग करते हैं कृत्रिम मिठास लाने के लिए, उसमें सेक्रीन और सोडियम सेक्लामेट प्रयोग किया जाता है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अदरक में तीखेपन का कारण होता है। अदरक में जो तीखापन होता है वो मिर्ची से अलग होता है, उस तीखेपन का कारण क्या होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कार्बोन, दूसरा है जिंजेरिन, तीसरा है कैप्सेनिन, चौथा है करक्यूमिन। ठीक है बेटा, तो अदरक में तीखेपन का कारण जो होगा उसके अंदर पाए जाने वाले जिंजेरिन रसायन के कारण होता है। किस कारण, कहेंगे मैम जिंजेरिन रसायन के कारण जो है उसके अंदर तीखापन पाया जाता है। जबकि करक्यूमिन क्या होती है, कहेंगे मैम लौंग के तेल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है उसे करक्यूमिन कहते हैं। कैप्सेनिन क्या होती है, कहेंगे मैम मिर्च में पाए जाने वाला, या कह सकते हैं जो हमारी सब्जियों वाली मिर्च होती है, ठीक है, उनमें पाए जाने वाला जो तीखेपन का कारण होता है वो कैप्सेनिन होता है। कैप्सेनिन मिर्च में तीखेपन का कारण, जबकि जिंजेरिन अदरक में तीखेपन का कारण होता है। ये दोनों केमिकल कंपाउंड होते हैं या रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मसाले में एंटीसेप्टिक विशेषता पाई जाती है। मसालों के समूह से लिया गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि किन मसालों में एंटीसेप्टिक विशेषता पाई जाती है। पहला है दालचीनी, दूसरा है लौंग, तीसरा है पुदीना और चौथा है लहसुन। ठीक है, तो जो हमारा लौंग होता है, ठीक है बेटा, लौंग जो दर्द निवारक माना जाता है, जिसके तेल का उपयोग, एसेंशियल ऑयल का उपयोग किसमें किया जाता है, कहेंगे मैम दर्द निवारक के लिए किया जाता है। तो क्या है, लौंग में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक गुण जो पाया जाएगा उसमें पाया जाएगा, कहेंगे मैम लौंग में पाया जाता है। ठीक है, दालचीनी और पुदीना तथा लहसुन में, मोस्टली लहसुन में जो होता है एंटीबायोटिक गुण होता है। क्या गुण होता है, कहेंगे मैम एंटीबायोटिक गुण होता है। ठीक है, लहसुन में क्या क्या गुण, कहेंगे एंटीबायोटिक गुण होता है, जबकि लौंग में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है टेक्सटाइल से लिया गया है, टेक्सटाइल के डाइंग वाले चैप्टर से, रंगाई वाले चैप्टर से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है डाई में रंग किस रासायनिक समूह के कारण होता है। जो डाई हमारी होती है उसमें जो कलर डेवलपमेंट होता है, कलर का विकास होता है, वो किस रासायनिक समूह के कारण होता है। पहला है क्रोमोफोर, दूसरा है ऑक्सोक्रोम, तीसरा है दोनों और चौथा है पिगमेंट। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, मैंने आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है बेटा कि जो डाई होती है उसके अंतर्गत दो रासायनिक समूह पाए जाते हैं। कितने कहेंगे मैम, दो। एक को तो हम क्रोमोफोर कहते हैं और दूसरे को क्या कहा जाता है, ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। ठीक है, इसे डाई का अंग माना जाता है। ठीक, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर को डाई का अंग माना जाता है। अब पूछा जा रहा है कि रंग के लिए जो डाई के अंदर कलर डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा समूह, कौन सा रासायनिक समूह उत्तरदायी होता है। ठीक बेटा, तो जो हमारा क्रोमोफोर होता है, ठीक है, क्रोमोफोर जो होता है वो क्या करता है, डाई में रंग देने का काम करता है। ठीक है, रंग देने का कार्य करता है। कौन करता है, कहेंगे क्रोमोफोर डाई में रंग देने का कार्य करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम और क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि मेरी क्लासेज आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।